हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर नंबर 4 हमारे वस्त्र के बारे में। इससे पहले हम 3 चैप्टर को कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो आप उन्हें जाकर देख सकते हो। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 हमारे वस्त्र के बारे में। हम जो वस्त्र पहनते हैं उनका निर्माण किस प्रकार होता है और वस्त्रों के निर्माण के लिए हमें रेशा चाहिए होता है। रेशा यानी फाइबर। फाइबर हमें कैसे प्राप्त होता है, यानी फाइबर हमें प्राकृतिक रूप में पेड़ों से प्राप्त होता है या फिर जानवरों से प्राप्त होता है। जी हाँ, आपने जो वस्त्र पहने हैं, कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिनका रेशा हमें जानवरों से प्राप्त होता है और कुछ वस्त्र ऐसे होते हैं जिनका रेशा हमें पेड़ पौधे से प्राप्त होता है। तो वो कौन से रेशे होते हैं, उन सभी को आज हम अपनी इस वीडियो में कवर करेंगे। इससे आपकी नॉलेज बहुत ज़्यादा इन्हेंस होगी, तो आपको ये कंप्लीट वीडियो देखनी है। चलिए शुरू करते हैं। विभिन्न प्रकार के वस्त्र या वस्त्रोपयोगी तंतु। प्रकृति में ऐसे असंख्य वस्तु हैं जिनके बिना मनुष्य का भली भांति जीवित रहना भी असंभव हो जाता है। इन अनगिनत वस्तुओं में उन पेड़ पौधे और जीव जंतुओं का स्थान है जिनके द्वारा हम तंतु या रेशा प्राप्त करते हैं। इन तंतुओं को विशेष प्रकार की मशीनों में डालकर या अनेक तरह के लंबे व मजबूत रेशों में परिवर्तित किया जाता है। इन तंतुओं को बाद में वस्त्र बनाने के काम में लाया जाता है। अतः ऐसे तंतुओं को वस्त्रोपयोगी तंतु कहते हैं। जिन तंतु के द्वारा हम वस्त्र बनाते हैं, जिन तंतु को हम पेड़ पौधे और जानवरों से प्राप्त करते हैं और उनको मशीनों में ले जाकर निर्माण किया जाता है, ऐसे तंतुओं को हम वस्त्रोपयोगी तंतु कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ तंतु खानों व भूमि से प्राप्त होते हैं, जिनको खाने से प्राप्त होने वाले तंतु कहते हैं, जिनमें सोना व चांदी उल्लेखनीय है। यानी अगर हम कहें खनिज तंतु कौन कौन से हैं, तो खनिज तंतु के अंदर हमें सोना और चांदी एग्जाम्पल बताए गए हैं। ऐसे वस्त्र को जिनमें सोने व चांदी के रेशे प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें जरीदार वस्त्र कहते हैं। अब आप समझ जाओगे कि जरीदार वस्त्र क्या है। जरीदार वस्त्र में हम सोने व चांदी के रेशों का प्रयोग करते हैं। मनुष्य स्वभाव से ही प्रगतिशील है। वह केवल उन वस्तुओं से संतुष्ट नहीं रहता जो केवल प्रकृति से ही प्राप्त होते हैं। मनुष्य ने कुछ रासायनिक द्रव्यों की सहायता से ऐसे तंतुओं का निर्माण किया है जिनको कृत्रिम तंतु अथवा मानव निर्मित तंतु भी कहते हैं। प्रकृति से जो हमें तंतु प्राप्त हुए हैं, उनके अलावा भी कुछ तंतु पाए जाते हैं जो कि मानव ने निर्मित किए हैं। मानव ने कैसे, तो मानव ने रासायनिक द्रव्यों की सहायता से यानी कि केमिकल के द्वारा उन रेशों का निर्माण किया है, तो उन्हें हम मानव निर्मित रेशे या कृत्रिम रेशे कहते हैं। जबकि जो रेशे हमें प्रकृति ने दिए हैं, उन्हें हम प्राकृतिक रेशे कहते हैं। देखिए यहाँ पर आपको चार्ट दिया गया है जिसमें कि आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो वस्त्रोपयोगी रेशों के प्रकार, वस्त्रोपयोगी तंतुओं के प्रकार। पहला है प्राकृतिक तंतु, दूसरा है कृत्रिम अथवा मानव निर्मित तंतु, तीसरा है मिश्रित तंतु। तो आइए देखते हैं कि प्राकृतिक तंतु में कौन कौन से आते हैं। प्राकृतिक में हमें 3 प्रकार की चीज़ें मिलती हैं। पहला है पेड़ पौधे, दूसरा है प्राणिज यानी जानवर, तीसरा है खान यानी खनिज। तो वनस्पति को भी हमने आगे 3 पार्ट में डिवाइड किया है। वनस्पतिक तंतु यानी सूती, लिनन और सन। ये तीनों कैसे तंतु हैं? ये तीनों वनस्पतिक तंतु हैं। पूछा जा सकता है कि लिनन किस प्रकार का तंतु है, तो लिनन एक वनस्पतिक तंतु है। वनस्पतिक यानी पेड़ पौधे से जो प्राप्त रेशा होता है, लिनन वो है। आगे हम बात करेंगे प्राणिज रेशा। प्राणिज से हमें कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं, तो ऊन और रेशम हमें जानवरों से मिलता है। ऊन आपको पता है भेड़ से प्राप्त होती है, जबकि रेशम शहतूत के पेड़ पर पाए जाने वाले कीड़ों से मिलता है। तो ऊन और रेशम कैसे हैं? ऊन और रेशम प्राणिज रेशे हैं। फिर हमने आगे डिवाइड किया है खानों से प्राप्त रेशे में, यानी खनिज तंतु कौन कौन से हैं? सोना और चांदी। सोना और चांदी खनिज तंतु होते हैं। तो ये जो 3 में हमने डिवाइड किया है, ये क्या है? हमने प्राकृतिक तंतुओं को। प्राकृतिक तंतु में वनस्पति, प्राणिज और खानों से प्राप्त तंतु आते हैं। अब हम बात करते हैं कृत्रिम तंतु यानी कि मानव निर्मित तंतु, जिनका निर्माण मनुष्य ने किया है, जिनका निर्माण मनुष्य ने रासायनिक यानी केमिकल द्रव्यों के द्वारा किया है। तो उसके अंदर आते हैं टेरिन, नायलॉन, रेयॉन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक।
इन सभी तंतुओं का निर्माण मनुष्य के द्वारा किया गया है। जबकि कुछ मिश्रित तंतु भी होते हैं, वो हैं टेरिकॉट और टेरिबुल। ये दोनों एग्जाम्पल है मिश्रित तंतु के। ध्यान रखना है, टेरिकॉट और टेरिबुल मिश्रित तंतु के अंतर्गत आते हैं। अब हम इन सभी को डिटेल में पढ़ेंगे, जैसे कि प्राकृतिक तंतु में कौन से आते हैं, इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। प्राकृतिक तंतु उत्पत्ति के आधार पर 3 भागों में विभाजित किए जाते हैं: वनस्पतिक तंतु, प्राणिज तंतु और खनिज तंतु। पहले पढ़ेंगे हम वनस्पतिक तंतु को। ये हमें वनस्पति एवं पेड़ पौधे से प्राप्त होते हैं, जिनमें सूती, लिनन और सन के कपड़े आते हैं। जबकि प्राणिज में वे तंतु जो हमें जीव जंतुओं से मिलते हैं, जिनसे ऊनी व रेशमी कपड़े बनाए जाते हैं। खानों से प्राप्त तंतु, ये तंतु भूमि से खोद कर निकाले जाते हैं, जिनमें सोना व चांदी महत्वपूर्ण हैं। तो ये डिवाइड किया हमने वनस्पतिक तंतु को। अब हम डिवाइड करते हैं कृत्रिम तंतु को। कृत्रिम तंतु विभिन्न प्रकार के रासायनिक द्रव्यों द्वारा बनाए जाते हैं। इसमें नायलॉन, रेयॉन, टेरिन, पॉलिएस्टर और एक्रेलिक आदि आते हैं। ये जो अभी हमने चार्ट पढ़ा था, बस उन्हीं को यहाँ पर थोड़ी थोड़ी डिटेल दी गई है। अब हम इन्हें फर्दर डिवाइड करेंगे कंप्लीट डिटेल में, तो हम उन्हें समझेंगे। मिश्रित तंतु प्राकृतिक एवं कृत्रिम तंतुओं को मिलाकर एक नए प्रकार का तंतु तैयार किया जाता है, जिसे मिश्रित तंतु कहते हैं। इसमें टेरिकॉट, टेरिबुल आदि बहुत प्रसिद्ध हैं, क्योंकि यह बहुत उपयोगी हैं। आइए अब हम इन्हें फर्दर डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं सूती कपड़े के सूती कपड़ा क्या है। सूती कपड़ा यानी कपास। सूती कपड़ा यानी कपास। सूती कपड़ा जो है वो कपास से बनता है। सूत हमें कपास से मिलता है। कपास एक पौधे से प्राप्त होता है। कपास उष्ण प्रदेश में उगती है। इसको उगाने के लिए हमें मुलायम मिट्टी की आवश्यकता होती है, जिसमें जल चूसने की शक्ति है। कपास का पौधा एक फल देता है, जो प्रारंभ में हरे रंग का होता है, किंतु पककर वह भूरे रंग का हो जाता है और खुल जाता है। खुलने पर उसमें से रुई प्राप्त होती है। देखिए, जो नॉर्मली हम गर्मी में कपड़ा पहनते हैं, जो हमारा पसीना अच्छे से सोख लेता है, उसे हम सूती कपड़ा कहते हैं। सूती कपड़े की पहचान होती है कि उसे गर्मी में पहना जाता है, बहुत हल्का होता है, मतलब उसमें गर्मी भी नहीं लगती, और वह हमारा अधिक से अधिक पसीना सोख लेता है। तो ऐसा कपड़ा जो होता है वो सूती कपड़ा होता है। सूती कपड़ा यानी वो बनता है रेशे से, और रेशा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? रेशा मिलता है हमें कपास से। कपास से मिलता है। कपास क्या है? एक पेड़ पौधे का नाम है। कपास पौधे का नाम है, यानी जो सूती कपड़ा मिल रहा है हमें कपास से, कपास पेड़ पौधे में आता है। समझ गए अब आप कि सूती कपड़ा क्या है? वो वनस्पतिक रेशा है। वो वनस्पतिक रेशा है। क्यों? क्योंकि सूती कपड़ा कपास से बनता है। कपास पेड़ पौधे में आता है, और पेड़ पौधे क्या हैं? वो वनस्पति हैं। तो सूती कपड़ा क्या हुआ? वह वनस्पतिक तंतु हुआ। ध्यान रखना है आपको कि सूती कपड़ा कपास से बनता है। आप चित्र में कपास के कोए को भी देख सकते हो। यदि कपास के पौधे के पक जाने पर उसमें से रुई ना निकाली जाए तो कपास में पीलापन उत्पन्न हो जाता है। इस रुई को हाथ व मशीन द्वारा इकट्ठा कर लिया जाता है। इसमें काले रंग के छोटे छोटे दाने होते हैं, जिनको बिनौले कहते हैं। रुई को बिनौले से अलग करने के बाद उसको हाथ, करघे अथवा मशीनों के द्वारा सूत में बदल दिया जाता है, जिससे बाद में कपड़ा तैयार किया जाता है। तो जब रुई के अंदर कुछ बीज होते हैं, यानी कि इस जो आप देख रहे हो इस चित्र में, इस कोए के अंदर कुछ बीज होते हैं, उन्हें हम अलग करते हैं, यानी रुई को अलग करेंगे, बीज को अलग करेंगे। जो बीज होते हैं छोटे छोटे, उन्हें हम बिनौले कहते हैं। ये जो छोटे छोटे बीज हैं, इन्हें क्या कहा गया है? इन्हें बिनौले कहा गया है। तो मशीनों के द्वारा जो है, फिर जब समय रुई प्राप्त होती है तो वो मशीनों के द्वारा उसे सूत में बदल देते हैं, जिससे कि कपड़ा बनाया जाता है। अब हम बात करेंगे सूत की विशेषताएं। सूत की क्या क्या विशेषताएं होती हैं? सूत के तंतु छोटे होते हैं। जो तंतु छोटे होते हैं उन्हें स्टेपल कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें स्टेपल फाइबर कहते हैं। जबकि जो तंतु बड़े होते हैं उन्हें फिलामेंट फाइबर कहते हैं। इन टर्म को आप आगे पढ़ोगे, पर आपको ध्यान रखना है कि जो छोटे तंतु हैं उन्हें स्टेपल फाइबर कहते हैं, जो बड़े तंतु होते हैं उन्हें फिलामेंट फाइबर कहते हैं। छोटे तंतु, इनकी लंबाई 1.5 सेंटीमीटर से 5 सेंटीमीटर तक होती है।
वास्तव में सब वस्त्रोपयोगी तंतुओं में इनकी लंबाई सबसे कम होती है। जितने भी आप रेशे पढ़ोगे, जैसे कि सूती हो गया, लिनन हो गया, सन हो गया, इन सभी के अंदर कपास के जो रेशे की लंबाई है वो सबसे कम होती है। सूत के लंबे तंतु बढ़िया किस्म के कपड़े बनाने के काम में आते हैं। सूत में लिनन के समान चमक व चिकनापन नहीं होता। सूत के अंदर चमक और चिकनापन नहीं होता। यह रेशम व ऊन से अधिक भारी होता है। सूत कैसा होता है? रेशम और ऊन से भारी होता है, जबकि इसके अंदर चमक और चिकनापन लिनन की अपेक्षा कम होता है। अब हम बात करेंगे रगड़ने का प्रभाव। कपड़े पर, सूती कपड़े पर रगड़ने का क्या प्रभाव पड़ता है? धोते समय सूती कपड़े पर रगड़ने का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी शक्ति पहले के समान बनी रहती है, अतः इसे धोते समय रगड़ा जा सकता है। कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिन्हें रगड़ना नहीं चाहिए, लेकिन सूती कपड़ा यानी कॉटन एक ऐसा वस्त्र है जिसे आप जितना चाहो रगड़ लो, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पानी सोखने की शक्ति। सूत में पानी को विलीन करने की शक्ति बहुत अधिक होती है, अतः यह बहुत शीघ्रता से गीला हो जाता है। इसी कारण इसे झाड़न व तौलिया बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो देख रहे हो आप, तौलिया किससे बनती है? तौलिया सूती कपड़े से बनती है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पानी को सोखने की शक्ति होती है। तभी आप गर्मी में सूती कपड़ा पहनते हो। क्यों? क्योंकि यह पसीने को एकदम सोख लेता है। ताप का संचालक। सूती कपड़ा ताप का अच्छा संचालक होता है। यह आसानी से गर्मी को बाहर निकालता है और शरीर को ठंडक पहुंचाता है। यही कारण है कि इसे हम गर्मियों में पहना जाता है। सोडे का प्रभाव। थोड़ी मात्रा में कपड़े धोने वाला सोडा सूती कपड़ों पर कोई हानि प्रभाव नहीं छोड़ता है। सूती कपड़ा अगर थोड़ी मात्रा में यूज़ कर रहे हैं तो यह कपड़े पर कोई भी हानिकारक प्रभाव नहीं छोड़ता। अतः सूती कपड़े धोने के लिए देसी साबुन काम में लाया जाता है, परंतु अधिक तेज सोडा सूती कपड़े का रंग खराब कर देता है। सोडे का हम यूज़ कर सकते हैं, पर लिमिटेड मात्रा में, यानी कम मात्रा में। ज़्यादा मात्रा में सोडे का प्रयोग करने पर कपड़े का रंग खराब हो जाता है। ये जाना हमने कपास के बारे में, यानी सूती वस्त्र के बारे में। अब हम जानेंगे ऊन के बारे में। ऊन प्रायः भेड़ों से प्राप्त होती है। ऊन कैसे मिलती है? ऊन भेड़ से मिलती है। और भेड़ क्या है? भेड़ एक जानवर है। जब भेड़ जानवर है तो ऊनी रेशा किस कैटेगरी में आया? ऊनी रेशा प्राणिज वस्त्र है। ऊनी रेशा कैसा वस्त्र है? ऊनी रेशा प्राणिज वस्त्र है। क्यों? क्योंकि यह भेड़ से मिलती है, जिसमें सबसे अच्छी भेड़ मैरिनो जाति की मानी जाती है। ऊन अगर आपको बेस्ट किस्म की चाहिए तो यह आपको मैरिनो जाति से प्राप्त होती है। मैरिनो जाति से प्राप्त भेड़ की ऊन जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त ऊन अंगोरा बकरी, खरगोश, गाय, ऊँट आदि से भी थोड़ी मात्रा में मिलती है। जी हाँ, जो ऊन है वो भेड़ के साथ साथ आपको बकरी से, खरगोश से, गाय से, ऊँट से, इन सब से भी ऊन प्राप्त होती है। ऊनी वस्त्र कैसे होते हैं? आप जो सर्दियों में पहनते हो, यानी ठंड के मौसम में जो आप वस्त्र पहनते हो, जिन वस्त्रों को पहनकर आपको गर्मी का एहसास होता है, वो ऊनी वस्त्र होते हैं। ऊनी वस्त्र को ज़्यादातर सर्दियों के दिनों में पहना जाता है। ये है अंगोरा बकरी। ये एक बकरी है, इससे भी ऊन काफ़ी अच्छी मात्रा में प्राप्त होती है। अब देखेंगे ऊन की विशेषताएं। उनकी क्या विशेषताएं होती हैं? ऊन के तंतु लगभग 3.5 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक लंबे होते हैं। तो ये अच्छी खासी मात्रा में हैं। क्यों? क्योंकि जो प्राकृतिक तंतु है वो ज़्यादा लंबे नहीं होते, पर ऊन का तंतु मीडियम साइज़ का होता है। 3.5 सेंटीमीटर से 35 सेंटीमीटर तक का होता है। ये तंतु जितने लंबे हो, ऊनी कपड़ा उतना ही बढ़िया और मजबूत होता है। यानी तंतु जितना ज़्यादा लंबा, कपड़ा उतनी ही अच्छी क्वालिटी का होता है। प्रायः बढ़िया ऊनी कपड़े और घटिया ऊन नमदे या गलीचे बनाने के काम में लाई जाती हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हम जितनी भी ऊन यूज़ करते हैं वो सब अच्छी क्वालिटी की हो। जो लंबे रेशे होते हैं उन्हें हम वस्त्र बनाने में यूज़ कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि जितने लंबे रेशे होंगे वस्त्र उतना ही अच्छा बनेगा। पर कुछ छोटी ऊन भी तो बचती होगी। उनका क्या होता है? जो छोटी ऊन बचती है, जो अच्छी क्वालिटी की नहीं होती,
ऊन का यूज़ हम नमते बनाने या गलीचे बनाने में करते हैं। अब हम देखते हैं ऊन में कुछ गुण पाए जाते हैं। ऊन के अंदर क्या होती है? ऊन के अंदर लचक पाई जाती है। ऊन में एक बहुत बड़ा गुण लचक होता है, जिसके द्वारा ऊनी वस्त्र को हाथ से दबाकर ढीला छोड़ दिया जाए तो वह अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाता है। इसी गुण के फलस्वरूप बढ़िया ऊन के वस्त्र अपने आकार को बनाए रखते हैं और अधिक टिकाऊ होते हैं। तो ऊनी वस्त्रों के अंदर लचक पाई जाती है। अगर हम ऊनी वस्त्र को मुट्ठियों में दबाते हैं और फिर छोड़ देते हैं तो वो वस्त्र वापस अपनी शेप के अंदर आ जाता है। यानी दबाने पर वो दब जाएगा, छोड़ देने पर वापस अपनी शेप के अंदर आ जाएगा। तो ये कैसा गुण है? ये ऊन के अंदर उसकी लचक का गुण है। जुड़ने या फेल्ट बनने का गुण। प्रायः ऊन के रेशे एक दूसरे से अलग रहते हैं, किंतु गर्मी, नमी, रगड़ और दबाव से भी सिकुड़ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। इसको ऊन का जुड़ना कहते हैं। ऊन का यह गुण फेल्ट के हैट, जूते आदि बनाने में बहुत लाभदायक होता है, परंतु दूसरी ओर यदि ऊनी वस्त्र को धोते समय सावधानी न बरती जाए तो ऊनी कपड़े सिकुड़ जाते हैं। ऊनी वस्त्र को सिकुड़ने से बचाने के लिए यह अति आवश्यक है कि ऊनी वस्त्र को जल्दी से जल्दी नरम हाथों से तथा गुनगुने पानी से धोया जाए, जिससे ऊन के तंतु अलग अलग रहें और जुड़ने ना पाएं। तो ऊन के अंदर जो है फेल्ट बनने का गुण होता है, यानी कि ऊनी रेशों को अगर ज़्यादा हम गर्मी में, नमी में, रगड़ में और दबाव में रखते हैं ना तो वो सिकुड़ जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं। अगर वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए यानी हमारा वस्त्र छोटा हो जाता है, वस्त्र साइज में छोटा हो जाता है। तो इसे ही ऊन का जुड़ना कहा जाता है। ऊन का यह गुण फेल्ट के हैट, जूते आदि बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि जहाँ पर इसका फ़ायदा है वहीं पर इसका नुकसान भी होता है। नुकसान क्या है? अगर ऐसे एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए तो हमारे वस्त्र छोटे हो जाते हैं। और ऊन को हमेशा गुनगुने पानी से धोना चाहिए और ऊन को नरम हाथों से रगड़ना चाहिए। ऊन को कभी भी गर्म पानी से नहीं वॉश करना चाहिए। अब हम जानेंगे नमी व रगड़ने का प्रभाव। यदि ऊनी वस्त्रों को धोते समय रगड़ा जाए तो इनके तंतु आपस में जुड़ जाते हैं, विशेषकर जब पानी का तापमान बदल दिया जाए। इसलिए यह आवश्यक है कि ऊनी वस्त्र धोते समय पानी का तापमान एक सा रहे और वस्त्र को अधिक जोर से न रगड़ा जाए। ऊनी वस्त्रों को रगड़ने से ऊनी वस्त्र आपस में जुड़ जाते हैं, जिससे कि वस्त्र छोटा हो जाता है। सूखा ताप। ऊनी वस्त्र बहुत अधिक ताप सहन नहीं कर सकते। यही कारण है कि ऊनी वस्त्र पर प्रेस करने से पूर्व एक पतला कपड़ा गीला करके रखा जाता है तथा हल्की गर्म इस्त्री से दबा दबाकर प्रेस किया जाता है। ऊनी कपड़े पर कभी भी ज़्यादा ताप नहीं करना चाहिए। अगर कुछ कंडीशन है कि प्रेस करनी है ऊनी कपड़े पर तो उसके बीच में एक हल्का पतला कपड़ा गीला करके, मतलब हल्का गीला करके रखा जाए और उसके ऊपर से हल्की प्रेस की जाए। ताप का संचालक। ऊनी ताप का बुरा संचालक है तथा शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता। इसी कारण इसे सर्दियों में पहना जाता है। ऊनी वस्त्र शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देते। यही कारण है कि ऊनी वस्त्र को सर्दियों में पहना जाता है। मजबूती। ऊन का रेशा जितना अधिक लंबा होगा उसमें उतनी ही अधिक मजबूती होगी। ऊन को गीला करने पर उसकी 25% मजबूती कम हो जाती है। कितने? अगर ऊन को गीला किया जाता है तो उसकी मजबूती 25% तक कम हो जाती है, जबकि इससे पहले हम सूती वस्त्र में पढ़ चुके हैं कि सूती वस्त्र को गीला करने पर वो और भी अधिक मजबूत हो। रेशमी कपड़ा। अब हम पढ़ेंगे कि रेशमी कपड़े का निर्माण किस प्रकार होता है। रेशम को कपड़ों की रानी कहा जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कपड़ों की रानी किसे कहा जाता है? रेशम को। इसे यह पदवी अपनी मजबूती, चिकनाहट व कोमलता इत्यादि गुणों के कारण प्राप्त हुई है। रेशम का वस्त्र मजबूत होता है, रेशम का वस्त्र चिकना होता है, रेशम के वस्त्र में कोमलता पाई जाती है। तो इन सभी गुणों के कारण रेशम को कपड़ों की रानी कहा गया है। रेशम का तंतु रेशम के कीड़े द्वारा प्राप्त होता है। ये कीड़े शहतूत के पेड़ पर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो रेशम कैसे मिलता है? रेशम हमें रेशम के कीड़ों से मिलता है। कीड़े क्या हैं? कीड़े जानवर हैं। तो रेशम किसके अंदर आया?
रेशम जांतव वर्ग के अंदर आता है। ये कीड़े कहाँ पर रहते हैं? ये कीड़े शहतूत के पेड़ पर रहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना है आपको। अब हम पढ़ेंगे रेशम की उत्पत्ति। रेशम की उत्पत्ति के पीछे एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। रेशम का प्रारंभ कब और कैसे हुआ, इस संबंध में एक कथा प्रसिद्ध है। कहते हैं कि चीन में एक राजकुमारी एक बाग में पेड़ के नीचे बैठकर चाय पी रही थी। चाय के प्याले में एक चीज़ पेड़ से आकर गिरी, जिसको बाद में रेशम का कोया कहा गया। जब उस राजकुमारी ने उस प्याले से निकाला तो उसकी ऊपरी सतह नरम हो गई थी, जिसमें से लंबे मजबूत धागे निकाले जा सकते थे। तो रेशम की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? रेशम की उत्पत्ति हुई है चीन में। चीन में कैसे? एक राजकुमारी अपने बाग में बैठी हुई क्या पी रही थी? चाय पी रही थी। तो उसके प्याले में आकर रेशम का कोया गिरा। जब उसके प्याले में आकर कोया गिरा तो राजकुमारी ने देखा कि अरे ये क्या चीज़ है, इतनी सॉफ्ट है, इतनी मुलायम है, इतनी नरम है और धागे जैसी है। तो फिर राजकुमारी ने इस धागे का यूज़ किया था। इस प्रकार रेशम की उत्पत्ति होती है। रेशम प्राप्त करने की विधि क्या है? रेशम का कीड़ा कैसे बनता है और रेशम हमें कैसे प्राप्त होता है? रेशम का कीड़ा अपनी प्रौढ़तम अवस्था में अंडे देता है। ये अंडे शहतूत की पत्तियों को खाकर बड़े होते हैं। कुछ दिनों के बाद ये अपने सिर से 2 लेसदार द्रव निकालते हैं। रेशम के कीड़े इन दोनों द्रवों को अपने ऊपर लपेटते जाते हैं तथा एक खोल सा बनाकर स्वयं उसके भीतर घुस जाते हैं। इसी खोल को रेशम का कोया या ककून कहा जाता है। देखिए यहाँ आपको रेशम का कीड़ा दिख रहा है। जब रेशम का कीड़ा अपना खाना खा लेता है, यानी भरपेट पत्तियाँ खा लेता है, तो ये क्या करता है? तो जब इसके मुंह से लार निकलती है ना, उसी को, जो इसकी लार होती है, ये उसी लार को अपने चारों ओर, अपने शरीर के चारों ओर लपेटता जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? फिर जब कीड़ा अपने ऊपर रेशम लपेट लेता है तो इसे ककून कहा जाता है और फिर इसी रेशे को हम रेशम कहते हैं। रेशम बनाने के लिए इन्हीं रेशम के कोयों को इकट्ठा कर लिया जाता है, यानी इन कीड़ों को इकट्ठा कर लिया जाता है। फिर भाप के द्वारा इनके भीतर के कीड़ों को मारकर चरखी की सहायता से रेशम उतार दिया जाता है, जिसके बाद में रेशम के कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो देख रहे हो आप कि किस प्रकार रेशम प्राप्त होता है। रेशम कीड़ों से प्राप्त होता है, वो भी जब कीड़े भरपेट खाना खा लेते हैं, उसके बाद वो अपने मुंह से जब लार निकालते हैं, उसके अंदर गोंद होती है, उसके अंदर प्रोटीन होती है, जिसके द्वारा ये रेशम का निर्माण करते हैं। उस खोल के अंदर कीड़े पूरी तरह से बंद हो जाते हैं, क्योंकि ये अपने चारों ओर उस रेशम को लपेट लेते हैं। फिर क्या होता है? फिर इन कीड़ों को उठाया जाता है, इन्हें भाप में डाला जाता है। भाप के द्वारा जो है इन्हें मार कर इनके ऊपर से तब रेशम अलग किया जाता है। तो आप देख रहे हो ये कितना बड़ा प्रोसेस होता है और इसमें कितने कीड़ों की जान जाती है, तब जाकर हमें रेशम की प्राप्ति होती है। अब हम पढ़ेंगे रेशम की विशेषताएं। रेशम पर रगड़ने का क्या प्रभाव पड़ता है? रेशम के तंतुओं को कोमल होने के कारण मलने से उनकी चमक नष्ट हो जाती है, क्योंकि रेशम के तंतु बहुत कोमल होते हैं और अगर इन्हें ज़्यादा रगड़ा तो इनकी चमक नष्ट हो जाती है। अतः इनको धोते समय अधिक नहीं रगड़ना चाहिए। रेशम पर नमी का प्रभाव। रेशमी वस्त्र पर नमी का कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। यह पानी में डालने से ना तो सिकुड़ता है और ना ही फैलता है, यानी रेशमी वस्त्र पर नमी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। सूखा ताप। हल्की गर्म इस्त्री से रेशमी कपड़े पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता, किंतु बहुत तेज गर्म इस्त्री रेशम के कपड़े को नष्ट कर देती है। सफ़ेद रेशमी कपड़ा बहुत गर्म इस्त्री से पीला पड़ जाता है। रेशम के कपड़े पर कभी भी ज़्यादा तेज इस्त्री नहीं करनी चाहिए। रेशमी कपड़े पर हमेशा हल्की गर्म इस्त्री करनी चाहिए, और अगर सफ़ेद कपड़े पर आप गर्म प्रेस करते हो तो वो पीला पड़ जाता है। ताप का संचालक। रेशम ताप का बुरा संचालक होता है, इसलिए शरीर की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देता। यही कारण है कि रेशम सूत की अपेक्षा अधिक गर्म होता है और इसे सर्दियों में पहना जाता है। तो रेशमी वस्त्रों को भी सर्दियों में पहना जाता है। रेशमी वस्त्र बहुत चिकना होता है और ये शरीर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता। सोडे का प्रभाव। कपड़े धोने वाले सोडे का रेशम पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है।
तो जो कपड़े धोने वाला जो सोडा है उससे रेशम पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कास्टिक सोडा के तेज घोल से रेशम के तंतु नष्ट हो जाते हैं। अगर कास्टिक सोडा थोड़ी मात्रा में है तो रेशम पर बुरा इफेक्ट नहीं पड़ता, वहीं अगर कास्टिक सोडा बहुत तेज घोल का है तो रेशम नष्ट हो जाता है। तो ये हमने रेशम की विशेषताएं पढ़ी यहाँ पर। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने सूत पढ़ लिया यानी कपास पढ़ लिया, कॉटन पढ़ लिया। फिर हमने दूसरा पढ़ा है ऊन के बारे में, और हमने तीसरा तंतु पढ़ा है रेशम के बारे में। तो यहाँ पर हमने इन 3 तंतुओं को डिटेल में पढ़ा है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सभी को हमने पढ़ा है। तो अब हम आगे दिया गया है कृत्रिम तंतु क्या है। कृत्रिम तंतु के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम वस्त्रों की आवश्यकता क्या होती है इन सभी को पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसका सेकंड पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।